हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आज हम केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे। इससे पहले आप जूनियर क्लासेस में इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो, 9th क्लास में या जूनियर क्लासेस में आप केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स को जान चुके हो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स में या केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में क्या सब आते हैं, एटम्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सब आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा। तो यहाँ सब वो चीज़ दोबारा डिस्कस करना केवल एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो उसको हम यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल स्टार्ट करेंगे आपका 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक्स जो भी केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक, तो वहीं के लिए एक हम टॉपिक लेके चलते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टॉपिक है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए आपने इससे पहले एटम के अंदर शेल्स के बारे में सुना होगा। शेल्स क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जूनियर क्लास में शेल्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहां सब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको वही बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है या फिर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो जानने से पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अरेंजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इनसाइड द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज क्योंकि जूनियर क्लास में पढ़ाई जाती है इसलिए इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक, हम सीधा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल कैसे हो सकता है। चलिए, एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज, हर एक ऑब्जेक्ट, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। हर एक चीज चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आप गर्मी के मौसम में बाहर घूम रहे हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप धूप में घूम रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा है क्योंकि बिकॉज आपको गर्मी बहुत लग रही है। तो वो आपकी अनस्टेबल स्टेट होती है। आपको गर्मी बहुत लग रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, अब आप उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप ठंडे इलाके में जाएंगे। जैसे आप पेड़ के नीचे बैठ गए या अपने घर में आके आप एसी के नीचे या पंखे के नीचे बैठ गए, तो उस समय आपकी गर्मी कम होगी, आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे, तब आपको अच्छा फील होगा, है ना। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। तो गर्मी से आप जब ठंडे जगह पर आए, आप अनस्टेबल से स्टेबल हो गए। तो यही चीज, जैसे हमने अभी अनस्टेबल से स्टेबल हुए, वैसे ही इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, हर कोई चाहता है स्टेबल होना, हर कोई चाहता है टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर एटम्स भी चाहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स जो होते हैं, एटम्स हमेशा चाहते हैं टू बी स्टेबल। कोई भी एटम अनस्टेबल होना नहीं चाहता। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी क्या होती है और इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, इससे पहले आप जूनियर क्लासेस में आप बहुत सिंपल सी बात समझ चुके हैं, एटम स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है ना। चलिए, एन एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell is stable. An atom with 8 electrons
इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज स्टेबल। जो एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्टेबल बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑक्टेट भी कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेट। आपने जूनियर क्लासेस में इसको सुना होगा, ऑक्टेट। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, वैलेंस शेल लिखा हो या आउटरमोस्ट शेल लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो किसी एटम, कोई भी एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दैट एटम इज स्टेबल। या ऐसा बोल सकते हो, कोई एक एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है। या ऐसा भी बोल सकते हो, कोई एक एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एक एटम क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। ठीक है, हर चीज जब स्टेबल होना चाहती है इस यूनिवर्स में, तो वैसे ही एटम भी चाहता है स्टेबल होना। एटम कब स्टेबल हो सकता है? जब एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब इन सबको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं यहां। आपने पहले इनको देखा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, है ना। ये 18th ग्रुप में पाई जाती है, आपने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। दीज आर नोबल गैसेस। ये 18th ग्रुप में पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में, 18th ग्रुप, है ना, 18th ग्रुप में पाई जाती है। ये नोबल गैसेस होती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसकी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। एटॉमिक नंबर आपको जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद दूसरी चीज यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, बचपन में सिखाया जाता है आपको जूनियर क्लासेस में। ठीक, यहां मैं लिख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस कुछ चीजों में जरा एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। नाम जान लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, फिर बोल रहा हूं एक बार, नाम को ध्यान रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। क्लियर? ये इनके नाम हो गए, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब मुझे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलिए, तो मैं डिफरेंट शेल्स बना लेता हूं। थोड़ा सा कुछ ऊपर लिख रहा हूं मैं इधर इसको। ठीक है, तो यहां मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिफरेंट शेल्स बनाता हूं। K, L, M, N, O, P। ठीक है, जूनियर क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, ये अलग अलग शेल्स होते हैं, है ना। चलिए, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2।
प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2। एटॉमिक नंबर होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन्स भी 10 होंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे, प्रोटॉन्स भी 18 होंगे। सिमिलरली क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन में इसमें भी इलेक्ट्रॉन 36, प्रोटॉन 36, इलेक्ट्रॉन 54, प्रोटॉन 54, इलेक्ट्रॉन 86, देन प्रोटॉन भी 86, है ना। तो ये इसके एटॉमिक नंबर हो गए। अब चलिए इनके हिसाब से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, फिर आपको मैं थोड़ा क्लियर कराता हूं। चलिए तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई मैंने। अब चलिए देखिए, आप बताओ हीलियम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ रहा है? ये हीलियम का आउटर मोस्ट शेल है जिसे हमने के शेल बोला, ठीक है। ये नियॉन का आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। ये आर्गन का आउटर मोस्ट शेल है, ये क्रिप्टन का आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। ज़ीनॉन का आउटर मोस्ट शेल ये हो गया और रेडॉन का आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं? देखिए अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए, आप नियॉन से स्टार्ट करते हैं। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। क्रिप्टन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। रेडॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, ठीक है। तो ये मैंने आपसे क्या बताया, ये आपके अलग अलग शेल्स में मैंने आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाए। लेकिन देखिए हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाता है? ड्यूप्लेट। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्यूप्लेट, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्टेट। अब यहां देखिए आप, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसे हमने पढ़ा ड्यूप्लेट, ठीक है। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गन में कितने हैं? 8 हैं। क्रिप्टन में कितने हैं? 8 हैं। ज़ीनॉन में कितने हैं? 8 हैं। रेडॉन में कितने हैं? 8 हैं। ये ड्यूप्लेट कहलाता है, बाकी सभी आपके लिए क्या कराएंगे? ऑक्टेट कराएंगे। इसे कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 केवल हीलियम के केस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 केस में होगा केवल हीलियम के केस में, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन सब का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहलाते हैं स्टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, दीज आर स्टेबल बिकॉज दे हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इन सभी एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, तो एक साथ हम नोबल गैसेस ही लिख सकते हैं, या ऐसा लिख देते हैं
ये सारे एलिमेंट मैंने लिखे थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल बिकॉज they have 8 electrons in their valence shell। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट reactive। These elements are least reactive। ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ये स्टेबल है, they will not react। ये बहुत रेयर चांस में रिएक्ट करते हैं, वो बात अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है these elements are least reactive, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते because these elements are stable, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन करा ये था अबाउट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको बताया जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम कैसा कहलाता है? स्टेबल। मतलब जिसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है वो कैसा कहलाएगा? स्टेबल। अब लेकिन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एटम्स जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, वो कहलाते हैं अनस्टेबल। वो कैसे कहलाते हैं? अनस्टेबल। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1, क्योंकि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, तो 2 8 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए इसके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक? केवल 1, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। सोडियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। इसे ही बोलते हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना, ठीक। आप क्लोरीन ले सकते हैं, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। 2 8 7, ठीक है। इसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या 8 है? नहीं है, इसमें 7 है, तो ये भी कैसा हो गया? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आ गया आपका अनस्टेबल। तो जहां पर आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो कहलाएगा अनस्टेबल, ठीक है। ध्यान रखना ऑक्टेट कंप्लीट ही स्टेबल होता है, ड्यूप्लेट केवल हाइड्रोजन और हीलियम के केस में लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी से कोई पूछे कि कोई भी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे होगी, तो आप बताएंगे जब आउटरमोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कहलाएगी, ठीक है। लेकिन ड्यूप्लेट किसके केस में हो सकता है, आप बताएंगे। ड्यूप्लेट हो सकता है लेकिन केवल हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। बाकी सभी एलिमेंट के लिए क्या लेते हैं हम, ऑक्टेट लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, अनस्टेबल। चलिए, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, कोई भी चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, तो जब सोडियम है, क्लोरीन है, इसके जैसे बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, है ना। जैसे अब मैग्नीशियम ले लीजिए, ये भी अनस्टेबल है। आगे आपको सब बताएंगे कैसे है ये सब, और आपको एग्जांपल देकर के समझाएंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, अनस्टेबल है। आपको कैसे पता ये अनस्टेबल है, क्योंकि इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बताया कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो ये एटम्स भी चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये एटम भी क्या चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाए, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। हम स्टेबल ना रहें, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एटम क्या करते हैं, अब उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एटम्स स्टेबल होते हैं जिन्हें हमने नोबल गैस का नाम दिया, ठीक है, दे आर स्टेबल। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता आउटरमोस्ट शेल में। तो अनस्टेबल एटम जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो कैसे होगा, चलिए तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, पहले मैं कुछ चीज यहां लिख देता हूं। टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी atoms combine, atoms ऐसे लिख लीजिए, atoms tends to combine, atom tends to combine chemically by redistribution of their valence electrons, by redistribution of their valence electrons, ठीक है, so that each atom completes its octet और ड्यूप्लेट। इस जो मैंने आपके सामने लिखा है, इस चीज को ध्यान रखना। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एटम टेंड्स टू कंबाइन केमिकली। एटम्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो एटम है, अगर उन्हें स्टेबल होना है तो वो दोनों खुद के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन कैसे होंगे, केमिकली, दे कंबाइन केमिकली, ठीक है। अब बेटा ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, दे कंबाइन केमिकली बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इससे बात क्या होगा, जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, या उन दोनों के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ऐसे नहीं समझा जा सकता, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को ध्यान रखना, ये वर्ड यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
ये तो एक जनरल सी मैंने आपके सामने पैराग्राफ लिख दिया, इसको ध्यान रखना कि एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। और जब एटम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो हर एक एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हर एक एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम आपको आगे एग्जांपल से समझाएंगे। पहले इस सेंटेंस का मतलब जो मैंने आपके सामने लिखा है इसका मतलब समझते हैं पहले। चलिए, मैंने दो एटम्स लिए ए बी, ठीक है, या थोड़ा इसको बीच में बना लेते हैं, ए बी, ठीक। मैंने बताया ये अनस्टेबल है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये भी अनस्टेबल है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो मैंने आपके सामने भी पैराग्राफ लिखाया था उसी को मैं समझा रहा हूं। ये दोनों अनस्टेबल हैं, ठीक है। तो अब दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। होगा कैसे, देखिए, यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज का यहां पर क्या मतलब है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के तीन मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब तो यहां ये इन तीन चीजों को हम एक चेक करके पढ़ते हैं यहां पर। चलिए, होगा क्या, मान लीजिए मैं आपके लिए तीन केस बनाऊंगा इधर। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इसने गेन किया, ठीक है। दूसरी चीज, इसने अब यहां पर मैं बता रहा हूं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूजेस इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। बात को समझिए, पहले मैंने क्या बताया, इसने लूज किया, इसने गेन किया। सेकंड केस में बता रहा हूं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तीसरी कंडीशन में बता रहा हूं कि दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया। क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज किया तो इसने गेन कर लिया, इसने लूज किया तो इसने गेन कर लिया। अगर लूज नहीं करना तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ठीक है। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अभी इन चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं इस चीज का, ठीक है। मैंने आपको तीन केस बताए, ये तीनों हो गए, गेन भी हो गया, लॉस भी हो गया, शेयरिंग भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसा होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी,
तब ये एटम्स कंबाइन करेंगे। इन तीनों केस में दीज एटम विल कंबाइन। कहने का मतलब है मैं ए और बी एटम को कंबाइन करा रहा हूं तो होगा क्या, ए प्लस बी कंबाइन करके एक नई चीज बनाएगा, नई केमिकल स्पीशीज बनाएगा जिसका मैंने नाम दिया ए बी। तो जब मैंने दो एटम को, अनस्टेबल एटम को कंबाइन किया तो उससे हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कहीं गेन हो रहे हैं, कहीं लॉस हो रहे हैं, कहीं शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से इसमें एक नया केमिकल स्पीशीज बनी, दैट इज ए बी। ए और बी एटम ने कंबाइन करके ए बी बनाया। तो कहने का मतलब है ये एटम था, ये भी एटम था, ये दोनों अनस्टेबल थे, और ये जो इन्होंने बनाया दिस इज मॉलिक्यूल। क्या बनाया, मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये कैसा है, स्टेबल है। ये कैसा है, स्टेबल है। यहां पर ये दोनों अनस्टेबल थे, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। यहां पर ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हो गया, मतलब यहां पर ए का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस चीज को आपको हम आगे डिटेल में एग्जांपल देके भी पढ़ाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो एटम अनस्टेबल थे दोनों, इन्होंने कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और ये कैसा हो गया, स्टेबल। यहां इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, दो अनस्टेबल एटम कंबाइन करके एक क्या बनाया, स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे बनाया, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहां क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, अब इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए, एक अनस्टेबल एटम ने दूसरे अनस्टेबल एटम के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया। एटम था, ये अनस्टेबल था, ठीक है, ये भी एटम है, ये भी अनस्टेबल है। दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, एंड दिस इज स्टेबल। ये तो भी आपको दिखाया। और ये कैसे हुआ, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने ऐसा बोला ना, ये कैसे हुआ, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए, जब दो अनस्टेबल एटम कंबाइन हुए, दोनों अलग अलग थे, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मॉलिक्यूल जब बना, अब आप खुद देखिए, ये जो एटम थे पहले अलग अलग थे, ठीक है, ये एक साथ आ गए और एक मॉलिक्यूल बनाया। एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम्स को, ये दोनों एटम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बीच में कुछ फोर्स तो होगा जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। और क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स होता तो ए और बी दूर चले जाते, है ना। मतलब इन दोनों एटम्स को इस मॉलिक्यूल के अंदर एक फोर्स ने जोड़ा हुआ है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये इस चैप्टर का मेन समझाने का मेरा मकसद था कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। दो अनस्टेबल एटम कंबाइन हुए, इनके इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक मॉलिक्यूल बना, और इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, जो इन दोनों एटम्स को इस मॉलिक्यूल में पकड़ के रखता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ना होता तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनता, ए अलग बी अलग। इस मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों एटम्स को जोड़ के रखने वाली फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स, that which holds atoms
together in a molecule, सिंपलेस्ट भाषा में, ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है किसी भी केमिकल बॉन्ड को समझने की। अट्रैक्टिव फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को पकड़ के रखती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो आज मैंने आपको केमिकल बॉन्ड का केवल इंट्रोडक्शन दिया है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसे बना, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में और क्या क्या चीजें होती है, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, इसके ढेर सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं या एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। शायद आप इसको पढ़ के थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो के, इस लेक्चर के अंदर अगर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो भी आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू।